नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट विद रिंकू चैनल में। तो दोस्तों, अभी इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पेट के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 2021 का उसको किया। तो आज हम लोग जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें जीएस के कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हालांकि इसमें सिर्फ हम लोग जीएस के प्रश्न पर, हिंदी के प्रश्न पर फोकस करेंगे और उसी को सॉल्व करेंगे। बाकी जो मैथ और डीआई का जो प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट एक अलग से लेक्चर लेंगे और उसमें आपको अच्छे से सॉल्व करा देंगे। अगर यहीं पे सब कुछ करवाएंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत होगी। तो ये देखिए पेपर है पेट का और इसी को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका जो पहला प्रश्न है वह क्या है। तो पहला प्रश्न दिया है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। आपसे पूछ रहा है कि जो सेवा क्षेत्र है उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीय क्षेत्र तथा ऑप्शन डी है प्राथमिक क्षेत्र। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आपका जो कृषि होता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं और जो उद्योग होता है उसको हम द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। लेकिन जो सेवा क्षेत्र आपका होता है, जो आपको सेवाएं देता है, वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वह होगा तृतीय क्षेत्र, क्योंकि वही पूछा है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया, उद्योग आपका द्वितीय क्षेत्र हो गया, लेकिन जो सेवा क्षेत्र होता है वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो आपका सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपको हर एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है नॉर्मन एडवर्ग, ऑप्शन बी है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता तथा ऑप्शन डी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि जो श्वेत क्रांति के जनक है उसे, मतलब श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जबकि बलवंत राय मेहता जो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और अगर स्वामीनाथन की बात करें तो यह कृषि के, मतलब कृषि से इनका संबंध है। लेकिन जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है तो इनका संबंध श्वेत क्रांति से माना जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि श्वेत क्रांति के जनक जो माने जाते हैं वह माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। ये सारे आपके इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं। तो यहाँ से आपका पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 3 है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत कर, ऑप्शन बी है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ऑप्शन सी है ब्याज दर तथा ऑप्शन डी है शेयरों की कीमत। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि किस मद के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो वह होगी आपकी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा कि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो यहाँ तक आपका 3 प्रश्न हो गया। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ ये आपका 4th नंबर का प्रश्न है और 4th नंबर का प्रश्न क्या है तो इसको हम लोग देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों। चलिए ठीक है। तो ये 4th नंबर का आपका प्रश्न है और इसको हम लोग देखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय, जो नेशनल इनकम होती है, इसका आकलन करने वाली कौन सी संस्था होती है। ऑप्शन ए है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है आरबीआई तथा ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारत की नेशनल इनकम होती है, जो राष्ट्रीय आय होती है, उसका आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो वह करती है आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि भारत की जो राष्ट्रीय आय होती है उसका जो आकलन करती है दोस्तों, वह करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5।
1 सेकेंड टाइम दीजिएगा। तो आपका प्रश्न नंबर जो 5 है उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी है शक्तियों का वितरण, ऑप्शन सी है अर्धसंघीय संरचना तथा ऑप्शन डी है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि कौन इसमें से, निम्नलिखित में से जो दिए गए हैं, कौन इसमें से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता में शामिल नहीं है। तो वह होगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्धसंघीय संरचना। जो अर्धसंघीय संरचना होती है भारतीय संविधान में शामिल नहीं है, अर्थात भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता में यह शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में जब आर्थिक सुधार हुआ था 1991 में, और उसी समय आपका एलपीजी का मॉडल आया था। तो वही पूछ रहा है कि जब आर्थिक सुधार 1991 में हुआ था तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है पीवी नरसिंह राव तथा ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको पता होगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब 1951 का आर्थिक सुधार आता है तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं वह थे पीवी नरसिंह राव। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जब भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह थे पीवी नरसिंह राव, और इसी समय 1991 में भारत में एलपीजी मॉडल आया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 7। और प्रश्न नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि प्रश्न नंबर 7 आपका क्या है। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची के विषय में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन बी है जेल, ऑप्शन सी है पुलिस तथा ऑप्शन डी है कानून और व्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है, अर्थात भारत के संविधान में इनमें से नीचे दो दिए गए हैं, इनमें से भारत के संविधान इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि राज्य सूची के विषय में सम्मिलित नहीं किया गया है। और दिया है दंड प्रक्रिया संहिता, जेल, पुलिस और कानून और व्यवस्था। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा दंड प्रक्रिया संहिता। ये दंड प्रक्रिया संहिता आपका भारत के संविधान के राज्य सूची के विषय में शामिल नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा 8वां प्रश्न क्या है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार था यह किसने रखा था? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है रॉयल कमीशन, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन डी है अशोक मेहता कमेटी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार था यह किसने रखा था? तो यह रखा था बलवंत राय मेहता ने। और कब रखा था? तो 1957 ईस्वी में। 1957 में इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने विचार रखा था। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार तथा ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे आपको बताएं दोस्तों कि भारतीय संविधान में कौन नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो आपको पता होगा कि जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 में क्या है, तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन या आयोजन के लिए निर्देशित करता है, उनको निर्देश देता है कि राज्य सरकारों को एक पंचायत का गठन करना चाहिए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 38 तथा ऑप्शन डी है अनुच्छेद 40। तो यहाँ पे जो सही आपका आंसर होगा वह होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत भारतीय संविधान राज्यों को पंचायत के गठन का आदेश देता है या फिर उनको पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 40 के अंतर्गत। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे और अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न 11 है और 11 को हम लोग देखते हैं कि जो प्रश्न नंबर 11 है वह क्या है। तो आइए चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पूछा जा रहा है कि जो नींबू खट्टा होता है तो नींबू का खट्टापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए है फॉर्मिकम, ऑप्शन बी है ऑक्जेलिकम, ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल तथा ऑप्शन डी है एस्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है, क्योंकि नींबू में आपको विटामिन सी पाया जाता है, तो वही पूछा है कि नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू में खट्टापन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि कर्कटजनक रसायन से होता है, जो कर्कटजनक रसायन होता है उससे क्या होता है। ऑप्शन ए है दमा, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी है हृदय रोग, ऑप्शन डी है मधुमेह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कर्कटजनक रसायन होता है उसके कारण कौन सा रोग हमें हो जाता है। तो वह आपका होता है कैंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जो कर्कटजनक रसायन होता है उससे हमें कैंसर रोग हो जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 13, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। यह भी प्रश्न आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है विशिष्ट चर्म स्पेशियल डर्मिस, या फिर बी चर्म डर्मिस, या फिर सी अंतश्चर्म एंडोडर्मिस, या डी अधिचर्म अर्थात एपिडर्मिस। तो त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है दोस्तों उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा कि त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है वह एपिडर्मिस कहलाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 14 क्या है, तो आइए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि बिजली का जो प्रवाह होता है वह सर्किट में कब होता है। ऑप्शन ए इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता, ऑप्शन बी स्विच बंद या चालू होने पर, ऑप्शन सी स्विच चालू होने पर तथा ऑप्शन डी स्विच बंद होने पर। तो बिजली का प्रवाह आपको पता होगा कि सर्किट में कब होता है, तो जब आप स्विच को ऑन करेंगे तभी बिजली का प्रवाह सर्किट में शुरू होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों मैथ का प्रश्न है, इसको हम लोग स्किप करेंगे और आगे देखेंगे। यहाँ पे 21 से आपका हिंदी का प्रश्न है। तो यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे, इसको हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवा देंगे एक अलग लेक्चर लेके। तो आइए देखते हैं कि 21 क्या है। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है कंटका कंटका के, ऑप्शन बी है कुचैला, ऑप्शन सी है कंटक तथा ऑप्शन डी है विकेट। तो यहाँ पे आपको बताना दोस्तों कि जो कांटों से भरा हुआ वाक्य है वह कौन सा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसे हम कंटक कीड़ कहते हैं। ऑप्शन प्रश्न नंबर 22 है, दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है। लोग कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी अभी कर देंगे, तो वही पूछा है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह क्या होता है।
ऑप्शन ए है उचित निर्णय करना, ऑप्शन बी है पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, ऑप्शन सी है दुग्ध इंस्पेक्टर होना, ऑप्शन डी है मिलजुल कर रहना। तो आपका जो दूध का दूध पानी का पानी जो मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है कि एकदम पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, एकदम क्लियर करना। तो आपका जो लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा दोस्तों, उचित निर्णय करना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय करना। एक सेकंड, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 23 क्या है। तो प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 23 आपका क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है बहिष्कार, ऑप्शन बी है बहिष्कार, ऑप्शन सी है बहिष्कार, ऑप्शन डी है बहिष्कार। यहाँ पे सब बहिष्कार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका शुद्ध है दोस्तों, वह आपका है ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही इसकी शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही है, ये बहिष्कार आपका शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या है। तीक्ष्ण का विलोम आपसे पूछा है। तीक्ष्ण मतलब होता है तेज होता है, तो वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए कुंठित, ऑप्शन बी है त्यागी, ऑप्शन सी है तीव्र, ऑप्शन डी है तीक्ष्ण। तो यहाँ पे जो सही आपका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। तीक्ष्ण का जो विलोम होता है दोस्तों वह होता है कुंठित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पैराग्राफ पढ़ के उसके बाद इसका आंसर आपको करना है। तो आप इसको पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो एक बार हम इसको आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, उसके बाद हम आंसर करवा दे रहे हैं। फिर आप जब करेंगे तो आप पैराग्राफ अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपको पैराग्राफ पढ़ने की आदत पड़ जाएगी और फिर एग्जाम में आपको वहाँ पे आसानी होगी। तो यहाँ पे पैराग्राफ में क्या है कि I climbed into bed and rolled myself in my blanket, first executing the light that burned steadily near the door. I lay still trying to get to sleep, but my fear made that impossible, and soon I sat up in bed, peering into the darkness and occasionally glancing at the round window in the side of the ship, which seemed like a place suspected in the darkness. For an hour I must have sat like this, and then I was suddenly roused by a draught of cold air. I jumped out of bed, and not having allowed for the motion of the ship, I was instantly thrown violently across the room. तो यह था आपका पैराग्राफ और यही पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर यहाँ पे करना है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द अथर डू फर्स्ट। तो यहाँ पे जो पूछा है तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ए। इनमें से कोई भी आंसर नहीं चाहिए तो आपका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 क्या है, द ऑथर सेट peering into the darkness because। तो और पूछ रहा है कि ऑथर सेट peering into the darkness because of। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाए वह हो जाए he was afraid, वह डरा हुआ था। प्रश्न नंबर 27 का क्या होगा, द ऑथर jumped out bed because। तो इसलिए उसने जंप किया क्योंकि a cold breeze blow past his face। तो यहाँ पे आप एक बार जब पढ़ लेंगे तो आप उसका आंसर खुद से कर लेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 27 हो गया, उसके बाद एक सेकंड, यहाँ पे भी आपका एंटोनिम सिनोनिम्स है तो आप उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गिव द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। फॉलोइंग वर्ड्स क्या है, प्राइड। तो यहाँ पे आपसे प्राइड का पर्यायवाची पूछ रहा है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। तो यहाँ पे आपसे प्राइड का पर्यायवाची पूछ रहा है कि प्राइड का पर्यायवाची क्या होता है। तो प्राइड का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वह होता है डिग्निटी। प्राइड का जो शुद्ध पर्यायवाची होता है वह होता है डिग्निटी। तो प्रश्न नंबर 30 है, गिव द एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे आपसे जो नीचे वर्ड दिया है कीन, कीन का आपसे विलोम पूछा है कि कीन का जो विलोम होता है वह क्या है। तो कीन का विलोम जो होता है दोस्तों वह होता है आपका डल। यहाँ पे जो कीन का विलोम होगा वह डल होगा। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 30 तक हो गया। अब हम लोग 31 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 31 क्या है।
तो 31 को देखते हैं। ये दोस्तों आपका रीजनिंग है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो प्रश्न नंबर 31 है यह क्या है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं किसी निश्चित कोड भाषा में ये इसको कह रहा है कि इसको लिखा जाता है ये। तो इसी कोड भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि COMPUTRONE है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये दो वर्ड हैं, ठीक, तो ये और ये दोनों पलट जा रहे हैं। ये PM हो के इधर आ जा रहा है और ये COOC हो के उधर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि उसी तरह से आपको पूछ रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो AD होगा ये DA हो जाएगा और उसके बाद ये AB हो जाएगा, यहाँ पे AB हो जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका कि AB DA कहाँ पे मिल रहा है आपको, AB DA। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा और यहीं पे आपको AB DA मिल रहा है। बाकी उसी तरह से O भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये EN और TR हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन सा है, ये RO होना चाहिए। सही आपका। अच्छा इसको पूछा है, सॉरी ये वाला पूछा है। तो लास्ट में आपका GA होना चाहिए। तो लास्ट में आप देखिए GA कहाँ, ये नहीं होगा, एक सेकंड, ये आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। लास्ट में GA होना चाहिए। ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड को पलटा है तो आप उसको चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो आप इसको जब रिलेशन देखेंगे तो वह महिला उसकी बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और कहा कि संबंधित शब्द का चयन कीजिए। अगर कुत्ता का संबंध रेबिस से है तो मच्छर का संबंध किससे है, आपसे पूछ रहा है कि जिस प्रकार से कुत्ता का संबंध रेबिस से होता है उसी प्रकार से अगर मच्छर का संबंध पूछा जाए तो मच्छर का संबंध किससे होगा। तो मच्छर का संबंध आपका मलेरिया से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 34, और देख लेते हैं उसमें क्या है। प्रश्न नंबर 34 में, एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 34 क्या है दोस्तों, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो आपको पूछा है कि उस शब्द का आप चयन कीजिए जो कि समूह के अन्य शब्दों के साथ उसका मेल नहीं बैठता, उसका मैच नहीं होता है। शब्द क्या दिया है, पादरी है, मुनि है, नन है और शूरवीर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे पादरी, मुनि और नन ये एक ही कैटेगरी के आते हैं, एक ही मतलब कि उससे समुदाय से संबंधित है। लेकिन जो आपका शूरवीर है इसका संबंध अलग है, शूरवीर योद्धा होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा कि जो शूरवीर होता है इसका संबंध इस समूह से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर D आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो ये आपका करेंट का क्वेश्चन है, तो इसमें इसको करने का कोई मतलब नहीं। तो हम लोग जो स्टैटिक है उसको करेंगे। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया था। तो ये आपका प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग का शुरू किया गया था। ऑप्शन A है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन B है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन C है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन D है गृह मंत्रालय। तो यह जो शुरू किया गया था मोबाइल ऐप नमस्ते योग दोस्तों, यह किसके द्वारा शुरू किया गया। तो यह शुरू किया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो इसको आप याद रखें क्योंकि यह आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है कि योग के लिए जो नमस्ते योग मोबाइल ऐप शुरू किया गया था वह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो वह आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये आपका, ये भी रीजनिंग का है।
तो इसको हम लोग अगर ये आपका प्रश्न रीजनिंग का है दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 37। एक सेकेंड। तो प्रश्न नंबर अगर 37 हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा रविवार। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आंसर आपका रविवार हो जाएगा। बाकी जब हम अभी इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जिसमें हम मैथ और वो डीआई करवाएंगे तो उसमें रीजनिंग के भी जितने प्रश्न है उसको साथ में करवा देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा कि ये होगा रविवार। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अभी अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो दोस्तों आपको बताना, और यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण भी है कि भारत का वह कौन सा, यहाँ पे प्रथम लगा है, भारत उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा दिया था। तो वह था आपका राजस्थान। राजस्थान के द्वारा सबसे पहले अपने नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं 39 क्या है। प्रश्न नंबर 39, एक सेकेंड। तो प्रश्न नंबर 39 को देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 में क्या है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायर रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। ऑप्शन ए है विद्या बालन, ऑप्शन बी है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी है ऐश्वर्या राय बच्चन, ऑप्शन डी है प्रियंका चोपड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायर रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो वह आपकी है विद्या बालन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्या बालन के नाम पर उन्होंने अपने एक फायर रेंज का नाम रखा है। अगला प्रश्न, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यह अब पूछा नहीं जाएगा इस एग्जाम में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। ये है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्या प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था। आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लॉन्च किया। तो वह थी तेलंगाना सरकार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू करने वाली सरकार थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है जापान तथा ऑप्शन डी है भूटान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन, आप याद रखेंगे कि किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो वह आपका देश है भूटान। भूटान को दोस्तों थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रियाद किस देश की राजधानी है। आपसे पूछा जा रहा है कि रियाद जो है वह किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो रियाद है वह किस देश की राजधानी है। तो रियाद आपको पता है कि रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, और उसमें क्या पूछा है आपसे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 46। तो प्रश्न नंबर 46 को हम लोग देखते हैं दोस्तों।
तमिलनाडु, ये आपका है तो करंट का क्वेश्चन, लेकिन इसका सी सही हो जाएगा, तो इसको करने का कोई मतलब नहीं। 47 हम लोग देखते हैं, ये क्या है, वैश्विक शांति सूचकांक, ये भी आपको करंट का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको इसको हम लोग स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्योंकि करंट के क्वेश्चन को इसमें करने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये 48 पे आएंगे और देखते हैं 48 हमारा क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिया गया कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 23 नवंबर, ऑप्शन बी है 27 नवंबर, ऑप्शन सी है 20 अक्टूबर तथा ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस होता है वह किस तिथि को मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वह कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है वियना में, ऑप्शन बी है एम्स्टर्डम में, ऑप्शन सी है जिनेवा में, ऑप्शन डी है द हेग में। तो जो संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों, यह आपका द हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 हम लोग देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं हैं वह किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है गुजरात में तथा ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो मूर्ति कलाएं हैं वह कहाँ पे स्थित है, वह आपकी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 51। तो 51 की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा 51 प्रश्न क्या है। तो 51 को देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है सिक्किम तथा ऑप्शन डी है गोवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वह है दोस्तों आपका गोवा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वह आपका है राजस्थान। तो आप इसको याद रखेंगे कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तथा गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए है 8 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष तथा ऑप्शन डी है 4 वर्ष। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा 6 वर्ष। जो राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं दोस्तों उनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। आइए 53 की ओर चलते हैं। तो आपका जो प्रश्न नंबर 53 है तो वह क्या है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 53 में है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। जो अर्जुन पुरस्कार होता है दोस्तों पूछ रहा है कि वह किस लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन है विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए, ऑप्शन बी है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन सी है आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए तथा ऑप्शन डी है युद्ध में वीरता के लिए। तो जो खेल ये आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों वह आपका खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जो अर्जुन पुरस्कार होता है वह खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 54, प्रसिद्ध नवकाले 12 उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है केरल तथा ऑप्शन डी है बिहार। तो आपको बताना है कि यह जो प्रसिद्ध नवकाले 12 जो उत्सव होता है यह किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इस उत्सव का संबंध आपको उड़ीसा राज्य से देखने को मिलता है। इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम लोग देखें 55।
तो प्रश्न नंबर 55 को देखते हैं कि 55 में क्या है। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन ए है CFC, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन तथा ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपकी ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह आपकी हरित गृह गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, लेकिन आपकी जो नाइट्रोजन है यह आपकी हरित गृह गैस के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपकी हरित गृह गैस के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 55 और 56। तो देखते हैं 56 में क्या है। तो 56 से 60 तक आपको पैराग्राफ दिया और उसको पढ़ के आपको वहां पे आंसर करना है। तो आइए देखते हैं कि क्या पैराग्राफ्स है और उसको पढ़ के हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पर्धीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी ने इसे सत्याग्रह कहते हैं। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वातंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर हो या नारी हो अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्रता भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं, हम सोच नहीं सकते। तो इस तरह से आप इस पैराग्राफ्स को आराम से पढ़ लेंगे और पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे आपको प्रश्न दिए हैं तो उसको प्रश्न को करना है। तो आइए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रश्न क्या क्या दिया है। एक बार आप खुद से पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर खुद से खोजेंगे, लेकिन हम प्रश्नों का उत्तर बता दे रहे हैं। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए जनतांत्रिकता की से हानि बताना, ऑप्शन बी है अंग्रेजी राज के दोष गिनना, ऑप्शन सी है धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। 57 है, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो धर्मनिरपेक्षता है उससे क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए किसी भी धर्म को न मानना, ऑप्शन बी धर्म की अवज्ञा, ऑप्शन सी सभी धर्मों का आदर करना तथा ऑप्शन डी धर्म में हस्तक्षेप न करना। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका है वह है सभी धर्मों का आदर करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 58 में क्या है कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक है। आपसे पूछा गया है, यह पैराग्राफ से ही पढ़ के आंसर आपको देना है। तो कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक है। ऑप्शन है इनमें से सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया, यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था, यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था, इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ए, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। 59 है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है प्राप्त करने योग्य। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो स्पृहणीय शब्द है इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वह होता है प्राप्त करने योग्य। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 60 है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि क्या बताया, महात्मा गांधी की नेतृत्व राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, गुलाम देश की दशा कैसी थी, आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी, आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का योगदान था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, यही इस पैराग्राफ में बताया गया है। बाकी एक पैराग्राफ आपका और है, तो आप उस पैराग्राफ को पढ़ के उसका आंसर कर लेंगे। हम जो जीएस के प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं।
तो ये आपका इधर डीआई का क्वेश्चन है। तो हम लोग अब चलते हैं जीएस के प्रश्न की तरफ। इसको डीआई को हम आपको करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर लेके। हाँ, तो आ गया ये जीएस का क्वेश्चन। अब हम लोग इसको करते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या है। तो प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों, 86। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन हड़प नीति का समर्थक था। ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली तथा ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो आपको बताना है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का समर्थक था। तो वह था आपका लॉर्ड डलहौजी। आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। जो लॉर्ड डलहौजी था वह हड़प नीति का समर्थक था और उसने अपनी हड़प नीति को लागू करके कई राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। प्रश्न नंबर 87 है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति तथा ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि जो धन्वंतरी थे वह कौन थे। तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 88, और उसमें क्या है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 88 क्या है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 88 क्या है। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आया? अर्थात यहाँ पे जो विदेशी यात्री हैं उनका नाम दिया है और पूछ रहा है कि यह किस क्रम में भारत आए थे। पहला है टॉमस रो, दूसरा है फाहियान, तीसरा है फेंसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनका क्रम कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और फिर उसके बाद कौन आया। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले आया था आपका फाहियान आया था। सबसे पहले आपका ये फाहियान आया था, उसके बाद आपका आया था वेनसांग और उसके बाद टॉमस रो। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2-3-1। 2-3-1 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2-3-1 पहले फाहियान आया, उसके बाद वेनसांग आया, उसके बाद फिर टॉमस रो भारत आया। 89 है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो सिराजुद्दौला था वह किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है वानडिवास, ऑप्शन सी है बक्सर, ऑप्शन डी है प्लासी। तो आपको पता होगा कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ तो वह रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, क्योंकि उस समय बंगाल का जो नवाब था वह था सिराजुद्दौला। तो वही पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो वह था आपका प्लासी का युद्ध, जो कि आपका हुआ था 1757 ईस्वी में। 1757 में हुआ। वानडिवास हुआ आपका 1760 ईस्वी में तथा आपका बक्सर होता है 1764 ईस्वी में। तो इसकी डेट भी आप सॉरी याद रखेंगे कि यह युद्ध कब कब हुए थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं, एक सेकेंड। प्रश्न नंबर 90 जी। तो प्रश्न नंबर हम लोग 90 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 90 हमारा क्या है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? अर्थात भारतीय पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है बम्बई तथा ऑप्शन डी है लाहौर। तो यहाँ पे आपको बताने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को पारित किया गया, लक्ष्य को घोषित किया गया। तो वह आपका था लाहौर का अधिवेशन। यह लाहौर का अधिवेशन यह रावी नदी के तट पे होता है। तो इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था और उसमें किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
अगला प्रश्न है निम्न का मिलान करिए। प्रश्न नंबर 91 है। इसमें कहा कि निम्न का मिलान करना है और मिलान करके सही आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो आपका गदर पार्टी होते, गदर पार्टी के जो संस्थापक थे दोस्तों वह थे आपके लाला हरदयाल। अगर इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वह थे, इसका संबंध सुभाष चंद्र बोस से है। मित्र मेला इसका संबंध बी.डी. सावरकर से, तथा होम रूल लीग का जो संबंध है वह आपका एनी बेसेंट से है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो आपका अगर हम लोग देखें कि सही यहाँ पे कोड दिया है, तो यहाँ पे जो सही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा 2 क्या है आपका 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि 2 1 3 4, क्योंकि आपका ए का 2 है, उसके बाद गदर पार्टी का लाला हरदयाल, मित्र मेला का है एनी बेसेंट, मित्र मेला का है बी.डी. सावरकर, होम रूल का है एनी बेसेंट। तो आपका यहाँ पे 2 1 3 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंडिका पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है ह्वेनसांग, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है फाया। तो जो इंडिका पुस्तक थी दोस्तों, इसके लेखक की बात करें, इसके जो लेखक थे वह थे मेगास्थनीज, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मेगास्थनीज इस पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो पूछा जा रहा है कि भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष प्रथम बार आया। ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1925 तथा ऑप्शन डी है 1926। तो साइमन कमीशन दोस्तों आपका 1928 में भारत आया था, और यह 2 बार भारत आया था। एक बार 1928 में आया था, एक बार 1929 में आया था। और यह किस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया था? तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम बना था, इसी अधिनियम की समीक्षा करने के लिए यह जो साइमन कमीशन था यह भारत आया था। इसको आना चाहिए था 1929 में, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव था तो इसलिए वो लोग जल्दबाजी करके इसको 1927 में साइमन कमीशन का गठन करते हैं, और फिर 1928 में साइमन कमीशन को भारत भेज देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो नागार्जुन सागर बांध है वह किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए है कावेरी नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा कृष्णा नदी। जो नागार्जुन सागर बांध है वह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार जो चढ़ाई होती है वह किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए है 1958, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1951 तथा ऑप्शन डी है 1953। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह हो जाएगा 1953। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की बात किया जाए तो वह हुई थी 1953 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 96 है। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन डी है फजलुल हक। तो यहाँ आपको बताना है कि किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। वह थे मोहम्मद अली जिन्ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। 97। तो 97 प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा जो 97 प्रश्न है वह क्या है। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1925 ईस्वी में, उसमें कौन सा ये संगठन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उसमें शामिल था। ऑप्शन ए है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन बी है अभिनव भारत ग्रुप,
ऑप्शन सी है गदर पार्टी तथा ऑप्शन सी है अनुशीलन समिति। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको हम शॉर्ट में HRA कहते हैं, HRA। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1924 में, 1924 में इसकी स्थापना होती है। तो यह जो HRA एसोसिएशन था यह आपकी ये जो काकोरी कांड हुआ था उसमें शामिल था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो 98 की तरफ चलते हैं और देखते हैं 98 प्रश्न क्या है। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो दिए गए दर्रे हैं और उनके स्थानों का जो जोड़ दिया गया उनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला है जोजिला और बुजिल दर्रा, यह जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। बारालाचा और सिपकिला उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत है, आपका दूसरा गलत है। थांगला, नीतीला और लिपलेख, यह जितने भी थांगला, नीतीला और लिपलेख ये आपके उत्तराखंड में, तो आपका 3 भी गलत है। और फोर्थ है नाथुला और जिलेबला, यह सिक्किम में है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको गलत वाला बताना। तो आपका 2 और 3 सही नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 और 3। प्रश्न नंबर 99 और देखते हैं 99 में क्या है। प्रश्न नंबर 99, इसमें क्या है दोस्तों कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ऑप्शन ए घाट प्रभा अभ्यारण्य, ऑप्शन बी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है भैंसरोगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है दर्रा अभ्यारण्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 100 है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। आपसे पूछा जा रहा है जो भिलाई इस्पात उद्योग संयंत्र उसके लौह अयस्क का जो स्रोत है वह क्या है। ऑप्शन ए है राजनांदगांव, ऑप्शन बी है उमरिया, ऑप्शन सी है दल्ली राजहरा तथा ऑप्शन डी है कोरबा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी दल्ली राजहरा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेपर के जो क्वेश्चन थे यहाँ पे हमने सारे आपको सॉल्व करा दिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको DI और मैथ की क्वेश्चन कराएंगे। तो आप मेरी इस सीरीज से जुड़े रहिए और ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।